अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके सामने पेश है तारक इस्माइल सागर का शोराए आफाक नावल ए राहे हक के शहीदों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में एक अच्छा सा कमेंट करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएं। जवान फानिन हो गए। कैप्टन इकबाल ने 12 जवान अपने साथ रवानगी और दुश्मन पर हमले के लिए मुंतखब किए थे। गो के इनकी प्लाटून का हर जवान इस मिशन पर इनके साथ जाने का शदीद ख्वाहिशमंद था, लेकिन उन्हें फिल वक्त इतने ही जवान दरकार थे। इकबाल जब अपने साथियों का इंतखाब कर रहे थे तो इनकी नज़र अचानक एक कमसिन सिपाही पर पड़ी। यह सिपाही यूसुफ था। यूसुफ इस प्लाटून का सबसे कम उम्र सिपाही था। इसने अभी अपनी तरबियत भी मुकम्मल नहीं की थी और जज्बा-ए जिहाद से सरशार यहाँ चला आया था। कैप्टन इकबाल अपने एक एक जवान की खबर रखते थे। उन्हें मालूम था कि गुज़श्ता कुछ दिनों से यूसुफ को बुखार भी हो रहा है, इसकी तबीयत नासाज है। यूसुफ तुम रुक जाओ, अभी तुम बच्चे हो, तुम्हारी तो तरबियत भी मुकम्मल नहीं हुई और तुम बीमार भी हो। जिंदगी में ऐसे और बहुत से मराहिल आएंगे। कैप्टन इकबाल ने बात मुकम्मल की थी कि सिपाही यूसुफ की आंखें भर आईं। सर, खुदा के लिए मुझे ना रोके, मैं जवान हूँ, मुसलमान हूँ, अपनी मर्जी से यहाँ आया हूँ, मुझ में क्या कमी है? मैं आखिरी दम तक आपके साथ रहना चाहता हूँ सर, इसने जज्बात से रंदी और बुराई हुई आवाज़ में कहा। खुदा जाने सिपाही यूसुफ की आवाज़ में क्या जादू था कि इकबाल खामोश हो गए। उन्होंने हवालदार नूर मोहम्मद को कहा कि सिपाही यूसुफ को भी हमला आवर प्लाटून का हिस्सा बना लो। 24 सितंबर की शाम कैप्टन मोहम्मद इकबाल शहीद ने राह शहादत पर अपने सफ़र का आगाज़ किया। आगाज़ सफ़र से पहले मीर लश्कर ने सिपाहियाने सफ़े शिकन से फिर खिताब किया। अपने मुख्तसर खिताब में उन्हें इस मिशन की अज़मत और मुसलमान होने के नाते अपने फ़राइज़ से आगाह किया। फिर इनसे गोया हुए, जितना एमुनेशन उठा सकते हो उठा लो। याद रखो, हमारी ज़िंदगी और दुश्मन की मौत का सामान यही एमुनेशन है। इसके बाद हैंड ग्रेनेड का बक्स खोला। एक एक जवान को इसके हिस्से के हैंड ग्रेनेड इन पर कलमा तैयबा पढ़कर देते रहे। इसके बाद कुरानी आयात की तिलावत की और अल्लाह के शेरों को इज़्ने रुखसत अता किया। अपने हाथों इनकी बंदूकों पर जमी बर्फ़ साफ करते हुए हर एक की एमुनेशन किट खुद चेक की। एक एक जवान के पास जाकर इसका हौसला दुचंद किया। इनके दिलों में कहर और आंखों में बिजलियां भरने के बाद उन्हें कलमा तैयबा का विर्द करने का हुक्म दिया और इस विर्द के साथ ही रखते सफ़र भी बांध लिया। रात 8 बजे कैप्टन इकबाल की कमान में जहां फरोशों का ही काफिला जानिबे मंजिल चला है। घंटों का फासला मिनटों में तय करते कैप्टन इकबाल के जाबाज दुश्मन की पोस्ट के नज़दीक होते जा रहे थे। पोस्ट के नज़दीक चारों तरफ मौत अपने पूरे शबाब पर रक्सा थी। गोले सरों पर फट रहे थे और गोलियां सावन की बारिश की तरह बरस रही थी। खून मुंजमद करने वाली सर्दी में इजाफा होता जा रहा था और अब आसमान पर बादल भी उमड़ आए थे, जो इस बात का इशारा था कि किसी भी लम्हे मौसम मजीद कहरनाक हो सकता है। अचानक बर्फबारी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कैप्टन इकबाल सबसे आगे चल रहे थे। बर्फ इनके कदमों तले बिछती चली जा रही थी और इनके कदमों से जो रास्ता बन रहा था, इस रास्ते पर मुजाहिदीन सफ़े शिकन का सफ़र जारी था। कैप्टन इकबाल चंद गज चलने के बाद अपने पीछे कतार में आते साथियों का जायजा ज़रूर ले लेते। जब कोई जवान शदीद बर्फबारी या नाहमवार रास्ते की वजह से डगमगाता तो कैप्टन इकबाल खुद आगे बढ़कर इसे सहारा देते और इसका हौसला बढ़ाते थे। उन्होंने हमवार रास्ता तय कर लिया था और अब पहाड़ की अमूदी चढ़ाई शुरू हो गई थी। ज़्यादा ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से इनकी सांसों की आवाज़ भी साफ सुनाई देने लगी थी। चंद कदम चलने के बाद उन्हें ताज़ादम होने के लिए रुककर सुस्ताना पड़ता था। आम हालात से वो बहरहाल दुगनी रफ्तार से चलते चले जा रहे थे। कैप्टन इकबाल कदम कदम पर इनका हौसला बढ़ा रहे थे। इनको आने वाले मार्के के लिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार कर रहे थे। इनकी बातों और कुरानी आयात ने गाजियों के सीनों में अलाव दहका दिए थे। चढ़ाई चढ़ते हुए इनका सांस फूलने लगा था। प्यास से हलक में कांटे चुभने लगे थे। 2-3 जाबाजों ने चाहा कि अपनी बोतलें खोलकर हलक में पानी के 2-2 घूंट उंडेल ले, लेकिन
इनकी बोतलों में पानी जम चुका था। इस मरहले पर इनका मीरे लश्कर काम आया। कैप्टन इकबाल ने अपने जैकेट के अंदर पानी की एक बोतल इसी खदशे से महफूज कर रखी थी कि पानी जम न जाए। जैकेट की गर्मी ने पानी जमने नहीं दिया था। उन्होंने मुजाहिदों के हलक में 2-2 घूंट पानी उंडेला, लेकिन खुद एक घूंट भी नहीं पिया। फिर अपने जवानों के बजिद होने पर 2 घूंट पानी हलक में उंडेल लिया, जिससे इनके खुश्क हलक को कुछ सुकून नसीब हुआ। दुश्मन की गोलाबारी में शिद्दत आती जा रही थी। बर्फ की सफेद चादर पर बारूद के काले निशान रात को भी बड़े वाज़े दिखाई दे रहे थे। दुश्मन की गोलाबारी से बर्फ पर फटने वाले गोलों से अंधी खाइयां जन्म ले रही थीं। ये खाइयां बारूदी सुरंगों से ज्यादा खतरनाक थीं। एक गलत कदम पड़ने का मतलब था बर्फ की अंधी कब्र में जिंदा दफन होकर अपनी मौत का इंतजार करना। एक एक कदम एहतियात का मुतकाजी था। हर अव्वल दस्ते की दोनों प्लाटूनें दुश्मन पर टूट पड़ी थी। इकबाल की प्लाटून अभी महफूज थी क्योंकि वो अकब में आ रही थी। दुश्मन को अब हमलावर दिखाई देने लगे थे। इसने इस एरिया में डिप्लॉय अपने तमाम गन्नों का फायर यहाँ गिराना शुरू कर दिया था। महफूज और मजबूत बंकरों में असले के ढेर के साथ मौजूद दुश्मन के लिए यह हमला इतना अचानक था कि इसके हाथ पांव फूल गए थे। इनके कमांडरों की वायरलेस पर मदद के लिए जाने वाली दरखास्तें साफ सुनाई दे रही थी। बेपनाह फायरिंग के बावजूद वो अपने तोपखाने की बैटरियों से मजीद फायर मांग रहे थे। जवाब में इनकी बैटरी कमांडर उन्हें गालियां देकर बताते कि इतना फायर तो एक ब्रिगेड के हमले के लिए 20 ज्यादा होता है, जितना वो इन मुट्ठी भर हमलावरों के लिए पहले से लेकर गए हैं। दुश्मन की बदहवासी बढ़ती जा रही थी। कैप्टन इकबाल से प्लाटून कमांडर ने वायरलेस पर राब्ता करके रिपोर्ट मांगी। इस दौरान कैप्टन इकबाल ने देख लिया था कि दाएं तरफ से हमला करने वाली प्लाटून दुश्मन की मशीन गन फायरिंग की जद में आ गई थी और 3 कमांडोज यके बाद दीगरे जामे शहादत नोश कर गए थे। सर, हम दाएं जानिब से आगे नहीं जा सकते। दुश्मन का बंकर हमसे सिर्फ 30 गज दूर रह गया है, लेकिन बंकर तक जाने वाला वाहिद रास्ता मशीन गंदों ने कवर कर रखा है। मैं दूसरी तरफ से हमला करता हूं। कैप्टन इकबाल ने रिपोर्ट देकर अपने जवानों को जंगी तरबियत में अपने पीछे आने का हुक्म दिया और एक छोटा सा चक्कर काट कर दुश्मन की तरफ लपके। अचानक ही एक गोला इनके नजदीक फटा और इनके टुकड़े कैप्टन इकबाल की टांग में आने लगे। गहरा जख्म लगा था। कैप्टन साहब की टांग से खून जारी हो गया था। खून इनके बूटों में पहुंच गया। इनकी टांग खून में भीगी साफ दिखाई दे रही थी। दुश्मन कयामत की आग बरसा रहा था। कैप्टन इकबाल ने देखा कि इसके 2 और जवान शहीद हो चुके हैं, क्योंकि बंकर की तरफ जाने वाले हर रास्ते के 1-1 इंच पर दुश्मन गोलाबारी कर रहा था। रास्ते वाले गोले के टुकड़ों ने शेरदिल कप्तान की टांग को एक तरह से नाकारा ही कर दिया था, लेकिन इनकी ईमानी कुव्वत जिस्मानी कमजोरी पर गालिब आ गई थी। कैप्टन साहब ने ललकार कर अपने 4 जवानों का हौसला बढ़ाया और रॉकेट लॉन्चर अपने कंधे पर लगाए। चारों जवानों के साथ बंकर की तरफ बढ़ने लगे। अचानक जिंदगी ने जन्म लिया। मुतफिकर कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अतीक अवान इनसे मौजूदा सूरत हाल दरियाफ्त कर रहे थे। सर, सब अच्छा है, हम आगे बढ़ रहे हैं। शदीद जख्म की वजह से मुसलसल बहने वाले खून ने शहीद की आवाज में नकाहत पैदा कर दी थी। कमांडिंग ऑफिसर का दिल दहल गया। इकबाल, तुम्हारी आवाज साफ नहीं आ रही। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम ठीक तो हो? इकबाल, तुम ठीक तो हो? इकबाल, तशवीश बढ़ने लगी है। आप बेफिक्र रहें सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ फायरिंग बहुत ज्यादा हो रही है, चाहे आपको आवाज साफ सुनाई न दे रही हो। हम आगे बढ़ रहे हैं सर, कैप्टन इकबाल ने कहा। शदीद गोलाबारी और हर तरह के असलहे से इनकी सिमत होने वाली फायर ने इन्हें एक चट्टान की ओट में रुकने पर मजबूर कर दिया था। सर, आपका जख्म, आपका खून बहुत बह रहा है सर। इनके साथी के लिए अपने अफसर की हालत नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थी। कोई बात नहीं, हम दुश्मन के बंकर को ख़त्म कर लें, फिर इत्मीनान से पट्टी कर लेंगे, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। इसी लम्हे इनके होंठों पर जो मलकूती हुस्न जागा, इससे यही महसूस होता था जैसे वो कोई आसमानी मखलूक है। रात ढलने लगी थी। दुश्मन और इनके बंकर के दरमियान बर्फ की एक अमूदी दीवार हाइल थी। सामने का मंजर वाज़ेह हो रहा था। शेर अचानक अपनी कुशार से निकला और शिकार पर लपका। कप्तान साहब ने अपनी कमर से बंधा रस्सा खोला और बर्फ की दीवार पर फेंक कर हुक फंसा लिया। इनके साथी फटी फटी आंखों से इनकी जुर्रत ईमानी का मुजाहिरा देख रहे थे।
सारी रात कैप्टन इकबाल की टांग से खून बहता रहा था, लेकिन क्या मजाल जो इनके पाए सबात में जरा सी भी लग़ज़श आई हो। दीवार फलांगने वाले वो सबसे पहले कमांडो थे। अपने शेरदिल कमांडर के अकब में 2 कमांडोज दीवार की तरफ बढ़े, लेकिन बमुश्किल 15 गज दूर मौजूद दुश्मन के बंकर से आने वाले मशीन गन के फायर ने उन्हें मजीद आगे बढ़ने की मोहलत न दी और उन्होंने अपनी जाने आफरीन को सौंप दी। इकबाल ने जो अब बंकर से 15 गज दूर रह गया था, अपने साथी से जो ऊपर पहुंचने में कामयाब हो गया था, रॉकेट लॉन्चर लेकर बंकर की तरफ रॉकेट फायर किया, जिससे बंकर का सामने वाला हिस्सा तबाह हो गया। इकबाल और आगे बढ़ गए। जियाले इनसे आमिले थे। तीनों ने अपने कप्तान साहब की शेर दिलाना ललकार पर दुश्मन की तरफ बढ़ना शुरू किया। एक और गाजी शहादत के मर्तबे पर फाइज हो गया था, क्योंकि बंकर से दूसरी मशीन गन ने इन पर आग बरसानी शुरू कर दी थी। अब इकबाल और इनका एक और साथी बाकी रह गए थे। कैप्टन इकबाल ने अपने साथी की तरफ देखा और अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करके दुश्मन के मोर्चे की तरफ बढ़ा। मोर्चे से इनका फासला 5 गज रह गया था। दोनों कमांडो शेरों की तरह चिंगारते हुए दुश्मन की तरफ बढ़ रहे थे। इकबाल और इनका साथी दुश्मन पर गोलियां बरसा रहा था और इकबाल रॉकेट लॉन्चर से फायर कर रहे थे। एन इन लम्हात में जबकि 2-4 हाथ लुब्बे लुबाब रह गया था, दुश्मन पर बौखलाहट तारी हो गई। वायरलेस पर इनके पोस्ट कमांडर की आवाज़ सुनाई दी, पाकिस्तानी हमारे सिरों पर पहुंच गए हैं, हमारे चारों तरफ वो दिखाई दे रहे हैं, हम इन्हें रोक नहीं सकते। SOS। उन्होंने हंगामी और इंतहाई मदद मांग ली थी। SOS का मतलब था कि इनके मोर्चों पर फायरिंग की जाए। ये इंतहाई खतरनाक फैसला होता है और कोई भी फौज आखिरी लम्हात में ऐसा फैसला करती है। शायद दुश्मन अपने सिरों पर गोलाबारी करवा कर यहाँ से फरार होने के लिए मदद मांग रहा था। यूनिट कमांडर की इस अपील ने इनकी फील्ड कमांड को भी बौखला कर रख दिया था और इसने अपने बचे कुचे जवानों को बचाने के लिए बिल्कुल मोर्चों के ऊपर फायर गिराना शुरू कर दिए थे। अचानक ही एक गोला मोर्चे से बमुश्किल 3 गज दूर मौजूद कैप्टन मोहम्मद इकबाल के नज़दीक फटा और इनके सारे बदन को रंगीन कर गया। इकबाल रुक गए, वक़्त की नब्ज़ें थम गई। वो अपने अब्दी सफ़र पर रवाना हो चुके थे। रूह कफस अंसरी से परवाज करके जन्नत की तरफ अपने सफ़र का आगाज़ कर चुकी थी। सियाचिन ग्लेशियर से आसमान की वुसअतों तक इनके लिए बने इस्तकबाली रास्ते पर कैप्टन मोहम्मद इकबाल शहीद अपने सीने पर शहादतों के सुरख फूल सजाए अपने गले में कामरानियों की माला डाले आज़मे सफ़र थे, लेकिन इनके रॉकेट लॉन्चर का रुख अब भी दुश्मन के मोर्चे की तरफ था। दुश्मन की एयर ब्रेस्ट इनके मोर्चों पर फट रहे थे, मोर्चे खाली हो रहे थे, दुश्मन पसपाई इख्तियार कर रहा था। इसके आखिरी बंकर से एक कपकपाती आवाज़ वायरलेस पर सुनाई दे रही थी, सर बंकर के हर तरफ पाकिस्तानी मौजूद हैं, मेरा यहाँ रुकना मुमकिन नहीं। मैं आवाज़ खामोश हो गई। ये दलेराना हमला पाकिस्तानी ही नहीं दुनिया भर की जंगी तारीख का हिस्सा बन चुका है। जब दुनिया की किसी फौज ने, जिसके पास कोई बाकायदा माउंटेन डिवीजन भी नहीं, ना ही जिसके जवानों को माजी में कभी बर्फानी इलाके और इतनी बुलंदी पर लड़ने की तरबियत दी गई हो, एक तरबियत याफ्ता और अपने से 8 गुना ज़्यादा असलही और अददी बर्तरी रखने वाली फौज पर इस वक्त हमला करके कामयाबी हासिल की, जब दुश्मन महफूज और मजबूत बंकरों में खुद को नाकाबिले तस्खीर जान कर बैठा हुआ था। इस हमले में हिस्सा लेने वाला हर जवान सारी कौम की तरफ से तहसीन का मुस्तहिक है। यूँ तो इस जंग ने जो दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ियों की चोटियों पर -40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड में लड़ी जा रही थी, इंसानी शुजात और जवामर्दी के सैकड़ों मिसालें कायम की हैं, लेकिन इस मुहाज़े जंग पर होने वाली बाज़ लड़ाइयों में पाकिस्तानी जवानों और अफसरान के कारनामों ने दुनिया भर के माहिरीन हर्बो ज़रब से दादो तहसीन हासिल की है। ब्लाफून सेक्टर के इस जिहाद में जिस मर्दानगी और जुर्रत से पाकिस्तान आर्मी के इन दोनों कप्तानों ने जानों के नजराने पेश किए, ऐसी मिसालें दुनिया की जंगी तारीख में खाल खाल ही मिलती हैं। उन्होंने हमलों की क़यादत ही नहीं की, हर नाजुक मरहले पर अपने जवानों को आगे झोंकने की बजाय खुद इस खतरनाक मुहिम को सर किया है। कैप्टन मोहम्मद इकबाल शहीद ने रवानगी से पहले अपनी वसीयत लिख दी थी, जिससे बआसानी अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो शहादत की किस कदर तड़प रखते हैं। कैप्टन चीमा ने अपने ज़ख्मी जवानों को, जो दुश्मन की फायरिंग में फंस चुके थे, अपने कंधों पर उठा उठा कर उन्हें महफूज मकामात पर पहुँचाया। इन दोनों कप्तानों को जितना खराजे तहसीन पेश किया जाए वो कम है। सलामती हो इन माओं पर कि जिनके सपूत पाकिस्तान आर्मी ही नहीं इस मुल्क का फ़ख्र बन गए हैं। मुबारकबाद और लख लख बधाइयों के हकदार हैं वो बाप जिनकी तरबियत ने इन पाकबाजों को परवान चढ़ाया।
कौम के इन काबिले फख्र फर्जंदों को लोरियां सुनाकर शाराए हयात पर गामजन करने वाली बहनों की मुंतजिर आंखें इस दुनिया में तो इन्हें नहीं देख पाएंगी, लेकिन इन्हें ये तशफ़ी ज़रूर हासिल है, ये सुकून ज़रूर इनका एजाज़ है कि इनके प्यारे अजीमुल मर्तब ओहदों पर फाइज होकर जन्नत मकानी हुए और अब वो सब वहाँ इकट्ठे होंगे। मार्च सन 89 की एक सपहर छोमक सेक्टर के ग्यांग ग्लेशियर पर कायम भारतीय इंतजामी कैंप से आगे करीबन 22,000 फीट बुलंद चोटी के जनूब मशरक़ी पहलू में मौजूद इंडियन आर्मी के गंगा बेस पर रेड अलर्ट हो चुका था। इस वक्त यहाँ भारतीय फौज के तमाम सीनियर अफसरान जमा थे और इनकी हिफाजत के पेश नज़र भारतीयों ने इर्द गिर्द अपनी पोस्टों पर संतरियों की तादाद मामूल से 3 गुना ज्यादा कर दी थी। सपहर के 4 बज रहे थे, मौसम खुला था और परवाज के लिए इंतहाई मौजू होने की वजह से यहाँ मौजूद अफसरान को यकीन था कि चंद मिनट के अंदर ही इनकी कमांडिंग अफसर का हेलीकॉप्टर यहाँ पहुँचने वाला है। गंगा बेस पर मौजूद एक 16 बाई 16 के कमरे को, जिसकी दीवारें और छत लकड़ी और टीन से बनाने के बाद इसे खाकी और सब्ज रंग के जाल से कैमोफ्लेज किया गया था, कमांडिंग अफसर की आमद से पहले ही मीटिंग रूम में तब्दील कर दिया गया था। ब्रिगेडियर चौधरी अपने जूनियर्स के साथ कमरे के बाहर आसमान की तरफ नजरें उठाए देख रहे थे जब इनके वायरलेस ऑपरेटर ने करीबन भागते हुए इनके नजदीक पहुंचकर इनकी तरफ अपनी कमर पर बंधे वायरलेस सेट का फोन पकड़ा दिया। सर, इसने सिर्फ एक ही लफ्ज कहा और ब्रिगेडियर मिस्टर चौधरी सब कुछ समझ गया। इसने फोन अपने कान से लगाया। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर का पायलट लाइन पर था। इससे बमुश्किल 2 मिनट गुफ्तगू करने के बाद ब्रिगेडियर चौधरी ने फोन वापस अपने वायरलेस ऑपरेटर की तरफ बढ़ा दिया। जनरल आ गया, इसने अंग्रेजी में अपने मातहतों की तरफ देखकर कहा। सब मातहत ख्वामख्वाह खड़े खड़े तन गए थे। इजी जेंटलमैन, इसने अपने दाएं हाथ खड़े कर्नल मल्होत्रा की तरफ मुस्कुरा कर देखा, जिसने जनरल की आमद के ऐलान पर ही अपना सिगरेट, जिसकी वो अभी बमुश्किल 2-3 कश ले पाया था, जमीन पर फेंक कर अपने बूट की एड़ी से बुझा दिया था। कर्नल मल्होत्रा, जिसके असाब तन गए थे, जबरदस्ती मुस्कुरा कर खुद को नॉर्मल कर रहा था। जाओ और मीटिंग रूम चेक करो, मुझे हर चीज अपनी जगह पर मौजूद चाहिए, तमाम नक्शे मुनासिब जगह मौजूद हों। ब्रिगेडियर ने दोबारा इसी की तरफ देखकर कहा। यस सर, तनकर खड़े होते हुए कर्नल मल्होत्रा ने कहा और चल दिया। वो करीबन भागकर मीटिंग रूम में दाखिल हुआ था, जिसके बाहर हर मुमकिन जगह पर जनरल की आमद के पेश नज़र मोर्चाबंद फौजी मौजूद थे। ब्रिगेडियर चौधरी ने फर्स्ट कमांड रेजिमेंट की एक पूरी कंपनी को यहाँ हिफाजती ड्यूटियां संभालने का हुक्म दिया था और यहाँ से दूर दूर तक भारतीय जवान पहरा देते दिखाई दे रहे थे। आज सुबह ही से गंगा बेस पर मामूल की सरगर्मियां हो रही थी। अलबत्ता कर्नल मल्होत्रा अब 5 मरतबा हिफाजती इंतजामात चेक कर चुका था। कमरे में दाखिल होकर इसने वहां मौजूद मेजर और 2 कप्तानों की तरफ देखा। हर चीज ऑल राइट है सर, इसका अंदिया भापते हुए मेजर ने कहा। कमरा मुकम्मल गर्म था। यहाँ मामूल से दुगनी तादाद में तेल से जलने वाले हीटर रखे गए थे और दीवारों पर इस महाज की एक एक तफसील के साथ नक्शे मौजूद थे। ओके, कर्नल मल्होत्रा ने इस बात में सर हिलाया और बाहर आ गया। फिजा में हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। 2 हेलीकॉप्टरों के दरमियान तीसरे हेलीकॉप्टर में कमांडिंग अफसर मौजूद था। ब्रिगेडियर चौधरी और इसके साथियों की नजरें हेलीकॉप्टर पर इस वक्त तक टिकी रहीं जब तक पहला हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर गया। ब्रिगेडियर चौधरी और इसके मातहत नजदीक कतार बांधे खड़े थे। दोनों हेलीकॉप्टर फिजा में चक्कर काटते रहे। ये गनशिप थे जिनके पहलू में लगी गन्नेबाजें दिखाई दे रही थी। जनरल अशोक मेहता हेलीकॉप्टर से बरामद हुआ और अपने इस्तकबाल के लिए आने वाले ब्रिगेडियर चौधरी से हाथ मिलाने के बाद दूसरे अफसरान से भी बारी बारी मुसाफा करने लगा। जनरल के पीछे पीछे चलते तमाम अफसरान मीटिंग रूम की तरफ जा रहे थे। इस असना में दूसरे गनशिप हेलीकॉप्टर भी वहां लैंड कर गए थे। इस मीटिंग में मौजूद हर अफसर को इस बात का शिद्दत से एहसास था कि आज जनरल मेहता की आमद का मकसद क्या है। ब्लाफूनला में पाकिस्तान के जवाबी हमले और भारतीय बंकरों की तबाही ने इस महाज के कमांडिंग ऑफिसर को नाराज और परेशान कर रखा था, क्योंकि नताइज जनरल की तवक्का से बिल्कुल बरअक्स बरामद हुए थे और अब इस हमले को 2 साल होने को आए थे। अभी तक भारतीय सूरमे कोई जवाबी कार्रवाई नहीं कर सके थे। जनरल मेहता चाहता था कि कमांड छोड़ने और रिटायरमेंट से पहले अपने साथ कोई ना कोई आजाज लेकर जाए, जबकि अभी तक सिवाय मायूसी के और कुछ हाथ नहीं आया था। उन्होंने इस दरमियान कुछ महदूद हमले जरूर किए थे, लेकिन जवाब बहुत सख्त मौसूल हुआ था और अब सूरत हाल ये थी कि फील्ड कमांडर पाकिस्तानी पोस्टों पर हमले से कतराने लगे थे। जिस अफसर की पोस्टिंग सियाचिन में होती वो इस कोशिश में लगा रहता है कि जल्द से जल्द इसे वापस बुला लिया जाए,
या फिर अपना अरसा तय्युनाती वो खामोशी और इत्मीनान से गुजार कर वापस चला जाए। मुमकिन है जनरल मेहता खामोशी से वक्त गुजारता, लेकिन चोमक सेक्टर से इसे बड़ी तशवीशनाक खबरें मिल रही थी। चोमक ग्लेशियर दरअसल ब्लाफून ग्लेशियर ही की एक शाख थी। ये इंतहाई दुश्वार गुजार और सारा दिन शदीद सर्दी की जद में रहने वाला बर्फ से ढका हुआ ग्लेशियर ब्लाफून ला के दहाने से करीबन 300 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है और मशरिक की सिमत करीबन 5 किलोमीटर कोहे सालतोरो तक इसने अपने दामन को फैला रखा है। कंदूस और ब्लाफून की तरह चोमक के दोनों पहलुओं पर 2000 से 2400 फीट तक बुलंद अमूदी और दुश्वार गुजार पहाड़ इस तवील ग्लेशियर के सीने पर मजबूत कीलों की तरह गड़े हुए हैं। चोमक को सालतोरो का मशहूर पहाड़ी सिलसिला ग्यांगला और सियाचिन ग्लेशियर से अलग करता है। इसके जुनूब में ग्यांगला का अहम दर्रा है, जहां भारतीयों ने अपनी दिफाई पोस्टें कायम कर रखी थी। इन पोस्टों तक सप्लाई पहुंचाने के लिए भारतीयों को सियाचिन ग्लेशियर और वहां से ग्यांगला ग्लेशियर के ऊपर से गुजरना पड़ता था। ग्यांग ग्लेशियर पर भारतीयों की नकलो हमल जिस रास्ते से होती थी वो चोमक ग्लेशियर के इलाके में सालतोरो की पहाड़ी चोटियों पर मौजूद पाकिस्तानी पोस्टों की जद में था। जनरल मेहता के सामने नक्शे पर निशानात लगाने के अलावा एक बड़ी मेज पर सुर्ख और सब्ज रंग के छोटे छोटे ब्लॉक्स के जरिए सारी पोजीशनें मौजूद थीं। सूरत हाल वाकई परेशान कुन थी, क्योंकि पाकिस्तानियों ने इस इलाके से इनकी सप्लाई के रास्ते बंद कर दिए थे। अब यहाँ मौजूद पोस्टों को सिर्फ हवाई जहाज़ों के जरिए सप्लाई मुमकिन थी, लेकिन मौसम की अमूमन खराबी की वजह से अगर ऐसा मुमकिन नहीं होता था। इसके अलावा जहाँ हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर सप्लाई फेंकते थे वो ड्रॉपिंग जोन अक्सर पाकिस्तानी दीदबानों की उकाबी नज़रों में आ जाते थे। ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात हुए जब ड्रॉपिंग जोन में गिरने वाला इनका सामान उठाने के लिए जो भारतीय जवान वहाँ तक पहुँचे वो पाकिस्तानी तोपों के गोलों की भेंट चढ़ गए। ब्रिगेडियर मल्होत्रा जनरल मेहता को सारी सूरत हाल समझा रहा था। यस मिस्टर मल्होत्रा, मुझे सूरत हाल की संगीनी का शिद्दत से एहसास है, इसीलिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर भी हुआ हूँ। मेरी नाकस राय में इन पाकिस्तानी पोस्टों को ख़त्म होना चाहिए। इसने कदरे तंजिया और काटदार लहजे में मेज़ पर रखी लंबी छड़ी को ब्लॉकों की मदद से नुमाया की गई पाकिस्तानी पोस्टों पर रखते हुए कहा। ब्रिगेडियर मल्होत्रा कट कर रह गया। इसका जी तो चाहता था कि अभी दिल का गुबार निकाल ले, क्योंकि वो इंतहाई नामुसाइदा हालात में पाकिस्तानियों की तरफ से होने वाले हमलों का मुकाबला कर रहे थे। जनरल साहब इनके जख्मों पर नमक पाशी करने आ गए थे। जवानों का मोराल कैसा है? अचानक ही जनरल मेहता ने अजब सा सवाल दाग दिया और ब्रिगेडियर मल्होत्रा ने इसे मुतमईन करने के बजाय सही सूरत हाल बताना जरूरी समझा। सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं माजरत से कहूँगा कि सूरत हाल अच्छी नहीं। हमारा ड्रॉपिंग जोन भी इनकी गन्नों की जद में है। अब तक इन पोस्टों का कायम रह जाना और जवानों का वहाँ कायम रहना ही मेरे नज़दीक एक बड़ी अहम कामयाबी है। इसने लगी लिपटी रखे बगैर कह दिया। मुझे तुम्हारे जवाब से खुशी हुई मिस्टर मल्होत्रा। एक अच्छे ऑफिसर को वाकई सही सूरत हाल अपनी हाई कमान के इल्म में लानी चाहिए। तुम्हारे ख्याल से इन पोस्टों को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? जनरल मेहता ने कदरे संजीदगी से अगरा सवाल भी कर दिया। सर, हमारे सामने दो ही रास्ते हैं। पहला तरीका तो यही है कि हम इन पर हमला करें और कायद ओपी की तरह कब्जा कर लें, लेकिन यह बात हम सब जानते हैं कि अब मुस्तकबिल में कभी इंडियन आर्मी इतनी ज़्यादा इंसानी जानों की कीमत पर ऐसा कोई एडवेंचर नहीं कर सकती। यही वजह है कि अब तक ऐसा नहीं किया गया। दूसरा रास्ता यह है कि हम इनके मुकाबले नज़दीक तरीन पहाड़ी चोटियों पर कब्जा करके अपनी पोस्टें कायम करें। इस सिलसिले में हमने ये चोटियां मार्क की हैं। कहते हुए ब्रिगेडियर मल्होत्रा ने पाकिस्तानी पोस्टों के बिल्कुल सामने 22,000 फीट की बुलंदी पर मौजूद 2-3 चोटियों की निशानदेही करते हुए कहा। जनरल मेहता की जान-दीदा नजरें चश्मे तसव्वुर से इन चोटियों को हकीकी रूप में देख सकती थी। वेल, अगर ऐसा हो जाए तो इसने अपनी बात अधूरी छोड़ी। सर, अगर ऐसा हो गया तो ना सिर्फ चोमक बल्कि ब्लाफून में भी पाकिस्तानी पोस्टों की अकब तक रसाई हासिल कर लेंगे। ब्रिगेडियर मल्होत्रा ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। जनरल मेहता जानता था कि पाकिस्तानियों ने इस इलाके की अहमियत और लाहक खदशात का तदारक करते हुए आज से 3 साल पहले सन 86 में करते हुए सालतोरो पहाड़ी सिलसिले पर 2 पोस्टें कायम कर ली थी, और ये कार्रवाई अचानक ही नहीं बेहद खुफिया भी थी। इसकी फौजों की अहलियत का यह हाल था कि सन 99 तक उन्हें चोमक ग्लेशियर पर कायम पाकिस्तानी पोस्टों और इन पोस्टों को सप्लाई पहुंचाने के लिए बनाए गए बंदोबस्ती अड्डों का इल्म ही नहीं हो सका था। फरवरी सन 99 के आखिरी दिनों में अचानक ही इनके हेलीकॉप्टरों ने ये इतला देकर उन्हें परेशान कर दिया, जिसके बाद से आए रोज यहाँ एक दूसरे के साथ गोलों का तबादला वो करते रहते थे।
लुक मिस्टर मल्होत्रा, मुझे इन दोनों पोस्टों पर इंडियन आर्मी का कब्जा हर सूरत चाहिए, भले इसकी कुछ भी कीमत अदा करनी पड़े। जनरल अशोक मेहता ने दोबारा दोनों पाकिस्तानी पोस्टों के निशान पर रखे ब्लॉक्स पर छड़ी मारते हुए कहा, ऑल राइट सर। ब्रिगेडियर मल्होत्रा ने तनकर जवाब दिया, जनूब मशरिक में इस चोटी की बुलंदी 22,000 फीट है, तुम्हें इस चोटी तक पहुंचना है। इस तरह तुम शुमारी हिस्से में मौजूद इनकी 18,000 फीट बुलंद पोस्ट के सर पर बैठ सकते हो। जनरल ने इसकी आंखों में बराह रास्त झांकते हुए कहा, डू इट, इसे कर गुजरो। इसने आखिर में फैसला कुन लहजे में बात खत्म कर दी। ब्रिगेडियर मल्होत्रा का स्टाफ ऑफिसर कोने की एक टेबल पर गर्म मशरूबात सजा चुका था। जनरल मेहता अब इसकी तरफ बढ़ रहा था। मैं तुम सबको फतामंद देखना चाहता हूँ। इसने काफी कमक पकड़ते हुए वहां मौजूद अफसरान की तरफ देखा। यू गोट इट सर, ब्रिगेडियर मल्होत्रा ने कहा। शाम तक का वक्त जनरल अशोक मेहता ने इनके साथ गुजार कर उन्हें मुमकिन बंदोबस्त की तफसीलात बताई और शाम ढलने पर वो जिस तरह आया था इसी तरह दोनों गनशिप हेलीकॉप्टरों के जुलूस में वापस चला गया। ब्रिगेडियर मल्होत्रा ने इस रात से जनरल अशोक मेहता के अहकामात पर अमल करने की ठान ली थी और रात ढलने पर इसने 5 भारतीय जवानों को एक कैप्टन की कमांड में खसूसी हिदायत के साथ जनरल अशोक मेहता के प्लान करदा मंसूबे के मुताबिक रवाना कर दिया। इस मौसम और बर्फानी तूफान जिसकी वजह से 5-10 फीट दूर तक भी कुछ सुझाई नहीं देता था, ऐसे मौसम का फायदा उठाकर भारतीय फौज ने अगले 3-4 रोज में ग्यांगला पर कायम अपने इंतजामी कैंप से आगे 22,000 फीट बुलंद चोटी के जुनूब मशरिक में अपना एक कैंप गंगा कायम कर लिया। इसके आगाज से अप्रैल के आखिर तक भारतीय इस गंगा कैंप में पाकिस्तान पर हमले के लिए सामाने जंग जमा करते रहे। पाकिस्तानी पोस्टों पर हमले के वक्त कारगर और इमदादी फायर हासिल करने के लिए वो अपनी एक मार्टर बैटरी इस इलाके में ले आए थे। गंगा बेस में मौजूद मार्टर बैटरी ही पर इन्होंने इन्हसार नहीं किया था। वो ग्यांगला सेक्टर में मौजूद अपनी मीडियम तोपें और रंग जोल्मा में मौजूद स्वीडन की बड़ी बोफोर तोपें अपने इस हमले के लिए मुख्तस कर चुके थे। गंगा बेस और पाकिस्तानी पोस्टों के दरमियान हाइल पहाड़ी सिलसिले की वजह से इनकी नकलो हरकत पाकिस्तानी दीदबानों को दिखाई नहीं देती थी। इस कमजोरी का फायदा उठाकर उन्होंने एक तरफ तो पाकिस्तानी पोस्टों को मसरूफ रखने के लिए छोमक ग्लेशियर पर कायम बंदोबस्ती अड्डों पर तोपखाने की शदीद गोलाबारी शुरू करवा दी और दूसरी तरफ गंगा बेस से 22,000 फीट बुलंद चोटी की तरफ बढ़ना भी शुरू कर दिया। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।